30 मई 2006 स्टॉकहोम। एक किशोर के बेडरूम में रखा एक सर्वर बहुत जल्द दुनिया की सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली मशीन बनने वाला था। यह सर्वर पायरेट बे को चला रहा था, एक ऐसी वेबसाइट जिसने हॉलीवुड स्टूडियो को लगभग 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया, म्यूजिक कंपनियों को भारी नुकसान दिया और अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट कानूनों की खुलेआम अनदेखी की। 53 हथियारबंद पुलिस अधिकारी डेटा सेंटर पर अचानक छापा मारते हैं और हर सर्वर, हर केबल, हर हार्डवेयर अपने साथ ले जाते हैं। ये ऐसा हमला था जिससे सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। दोपहर तक स्वीडन के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हॉलीवुड जीत का जश्न मना रहा था। दुनिया की सबसे बदनाम पायरेसी वेबसाइट, जिसे रोज 25 मिलियन लोग इस्तेमाल करते थे, खत्म घोषित कर दी गई। लेकिन 72 घंटे बाद द पायरेट बे फिर से ऑनलाइन आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी होम पेज पर एक समुद्री डाकू जहाज दिखाया जाता है जो हॉलीवुड के साइन पर गोले चला रहा है। लेकिन यहां वह बात है जो हर सरकार और हर बड़ी कंपनी को डरा देती है। वेबसाइट सिर्फ बची नहीं, अब उसे खत्म करना लगभग नामुमकिन हो गया। उन्होंने सारे सर्वर जब्त कर लिए, वेबसाइट के संस्थापकों को गिरफ्तार कर लिया, फिर भी वेबसाइट वापस आ गई। अगर आप इसे बंद नहीं कर सकते तो आप इंटरनेट को भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। 3 स्वीडिश हैकरों ने ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, और उन्होंने ऐसा क्या समझा जो अरबों डॉलर की कंपनियां नहीं समझ पाईं? स्टॉकहोम 2001। गॉटफ्रिड स्वार्टहोम अपने कमरे के फर्श पर बैठा है और अपने बिस्तर के नीचे रखे एक साधारण से सर्वर से जुड़ी तारों को देख रहा है। वह 19 साल का है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान है, और जब वह कंप्यूटर सुरक्षा की बात करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। इंटरनेट पर उसका नाम अनाकाटा है, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर मशहूर भी बनेगा और मुसीबत भी। 2003 में वह और उसके 2 दोस्त फ्रेडरिक नेयर और पीटर सुंडे एक बिटोरेंट सिस्टम पर काम शुरू करते हैं। यह एक छोटा सा साइड प्रोजेक्ट था जो एक एंटी कॉपीराइट समूह के लिए बनाया जा रहा था, जो स्टॉकहोम के एक गोदाम से काम करता था। उनका मकसद साफ था, फाइल शेयरिंग को इतना आसान बनाना कि कोई उसे रोक न सके। कोई रोकने वाला नहीं, कोई माफी नहीं, और कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। गॉटफ्रिड का घर का सर्वर इस पूरे प्रयोग का मुख्य हिस्सा बन जाता है। यह सिस्टम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने लगता है। 2004 के अंत तक इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया जाता है द पायरेट बे। तब तक 40,000 लोग इसमें जुड़ चुके थे और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से लेकर नई हॉलीवुड फिल्मों तक सब कुछ शेयर किया जा रहा था। हर टॉरेंट डाउनलोड गॉटफ्रिड के सर्वर से होकर गुजरता था। इंटरनेट का खर्च बढ़ने लगा और उसके माता पिता परेशान होने लगे। तब फ्रेडरिक सुझाव देता है कि अब उन्हें बड़ी होस्टिंग की जरूरत है। इसी वजह से वे PRQ नाम की एक होस्टिंग कंपनी शुरू करते हैं। इस कंपनी का सिर्फ एक नियम था, हम सब कुछ होस्ट करेंगे और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जहां दूसरी कंपनियां कानूनी दबाव में झुक जाती थीं, PRQ ऐसे नोटिसों को चुनौती की तरह लेता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में लिखा, ये लोग बहुत सुरक्षित तरीके से काम करते हैं और कानूनी दबाव से डरते नहीं हैं। सीधे शब्दों में, अगर मुकदमा करना है तो करके देखो। 2004 में ड्रीमवर्क्स के वकीलों ने शरेक 2 हटाने का नोटिस भेजा। गॉटफ्रिड का जवाब इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो गया। उसने लिखा, स्वीडन अमेरिका का हिस्सा नहीं है, हम किसी स्वीडिश कानून को नहीं तोड़ रहे हैं और हमारी राय में आप गलत हैं। अंत में उसने लिखा, गो फक योरसेल्फ। डरने के बजाय दी पायरेट बे ने पूरा पत्र अपनी वेबसाइट पर डाल दिया। पत्र तेजी से फैल गया। एक ही रात में वेबसाइट का ट्रैफिक 3 गुना हो गया। हर कानूनी धमकी उनके लिए मुफ्त प्रचार बन गई। 2005 तक दी पायरेट बे इतना ज्यादा ट्रैफिक संभाल रहा था कि बड़ी टेक कंपनियां भी हैरान हो जाईं। वेबसाइट उस कोड पर चल रही थी जो गॉटफ्रिड ने लगभग अकेले लिखा था। इसमें एक खास ट्रैकर था जिसे हाइपरक्यूब कहा जाता था।
यह सिस्टम एक ही समय में दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता था। अपने सबसे बड़े दौर में 25 मिलियन लोग एक पायरेट बे से जुड़े हुए थे। इतना ट्रैफिक कि वेबसाइट दुनिया की टॉप 100 साइट्स में आ गई। वेबसाइट का डिजाइन बहुत साधारण था, एक सर्च बॉक्स, एक समुद्री डाकू का लोगो और कंटेंट से भरा हुआ पेज। इस सादगी के पीछे गॉटफ्रिड एक ऐसा सिस्टम बना रहा था जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल था। हर नया यूजर सिस्टम को और मजबूत बना देता था। हर शेयर की गई फाइल उसकी कई कॉपियां बना देती थी। अब यह सिर्फ वेबसाइट नहीं थी, यह एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जो अपने आप बढ़ता जा रहा था। मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यह सब गुस्से के साथ देख रहा था। अलग अलग लोगों पर केस करना बेकार साबित हो रहा था। अब उनका निशाना था वह सिस्टम जो यह सब संभव बना रहा था, और वह सिस्टम स्वीडन में था। 2006 की शुरुआत तक हॉलीवुड स्वीडन सरकार पर दबाव डाल रहा था। सरकार चाहती थी कि यह मामला खत्म हो जाए। 21 मई 2006 एक साथ कई जगह छापे पड़ते हैं, सर्वर जब्त कर लिए जाते हैं, लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, टीवी पर खबर चलती है, कुख्यात पायरेसी वेबसाइट बंद। लेकिन 2 जून 2006 को वेबसाइट फिर से चालू हो जाती है। होम पेज पर वही समुद्री जहाज हॉलीवुड पर हमला करता दिखता है। पुलिस ने मशीनें पकड़ी थीं, लेकिन डेटा पहले ही बाहर भेजा जा चुका था। 2009 स्टॉकहोम की अदालत। 4 लोग कटघरे में बैठे हैं। इस मुकदमे को स्पेक्ट्रियल कहा जाता है। दोष साबित होता है, सजा दी जाती है। सितंबर 2015 गॉटफ्रिड जेल से बाहर आता है और द पायरेट बे आज भी ऑनलाइन है। पहले जितना ताकतवर नहीं, लेकिन खत्म भी नहीं, क्योंकि इसने दुनिया को एक बात सिखाई, जिस चीज का कोई एक केंद्र नहीं होता उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।